एक नया मेहमान। स्कूल की बस ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी और 6 साल का आयुष समझो ड्राइवर भैया के सर पे। गर्मी का दिन था। एक हाथ में लाल रंग की वाटर बोतल और दूसरे में सफ़ेद रंग का टिफ़िन बॉक्स। पीछे स्कूल बैग, सफ़ेद पैंट से बाहर निकली सफ़ेद शर्ट, बाल बिखरे हुए लेकिन आँखों में चमक। उसने कहा, ड्राइवर भैया जल्दी चलो ना। ड्राइवर ने आयुष की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। बच्चा पिछले आधे घंटे में 4 बार ये बात कह चुका था। ड्राइवर ने कहा, कार्टून फिल्म मिस हुई जा रही है क्या? आयुष ने बड़ी गंभीरता से ना का इशारा किया। ड्राइवर ने फिर पूछा, सूसू आई है क्या? आयुष ने फिर कहा, ना। ड्राइवर ने कहा, भूख लगी है? हाँ। आयुष ने कहा, ना। फिर ऐसी क्या इमरजेंसी है भैया? ड्राइवर ने कहा, ट्रैफिक सिग्नल हरा हुआ, गाड़ी चल पड़ी। 10 मिनट में आयुष का बस स्टॉप आ गया। रोज़ की तरह आया उसे लेने के लिए पहुंची हुई थी। वो घर की ओर चले तो आयुष इतनी तेज़ी से आगे चलने लगा कि जैसे पता नहीं क्या इमरजेंसी आ गई। 5 मिनट में वो दौड़ता हाँफता अपने 3rd फ्लोर के फ्लैट की सीढ़ियों पर था। घंटी बजाई, लगातार कई बार बजाने लगा। उसकी इस आदत से उसके पापा बड़े परेशान रहते थे। रोज़ कहते थे, ऑर्केस्ट्रा पार्टी में हो जो यहाँ कीबोर्ड बजा रहे हो। उसकी माँ रागिनी ने दरवाज़ा खोला। 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। आयुष ने बैग सोफे पर डाला, टिफ़िन बॉक्स और पानी की बोतल अच्छे बच्चे की तरह किचन में रखी और टाई गंदे बच्चे की तरह सोफे पर फेंक दी। फिर माँ से लिपट गया, बोला, बताओ ना, तुम्हारे कारण मैं कितनी जल्दी आया स्कूल से। बताओ ना मम्मी। रागिनी ने कहा, अच्छा आराम से। तुझे बताया ना, आजकल मम्मा से ज़्यादा चिपकना नहीं है। रागिनी सोफे पर बैठ गई और बगल की मेज़ पर रखे बड़े से लिफाफे से मेडिकल रिपोर्ट्स निकालने लगी। ये देखकर डॉक्टर अंकल ने ये दिया है, रागिनी ने कहा और आयुष की छोटी छोटी उंगलियों को अपनी सोनोग्राफी रिपोर्ट पर बनी एक सफ़ेद आकृति के ऊपर फिराने लगी। आयुष को तो जैसे किसी खजाने की झलक मिल गई। उसने कहा, कब? रागिनी ने कहा, 2 महीने बाद, 5 जुलाई को। आयुष उठा, अपने हाथ फैलाए और पूरे घर में एरोप्लेन बनकर मंडराने लगा और ज़ोर ज़ोर से गाता जा रहा था, मेरे घर का एक काका आने वाला है। रागिनी और उसके पति मोहित के घर में दूसरा बच्चा आने वाला था। आयुष की अच्छी परवरिश हो, इसके लिए रागिनी ने अपनी बैंक की नौकरी छोड़ दी थी और कई साल से माँ होने की नौकरी कर रही थी, जो अपने आप में फुल टाइम जॉब होती है, बखूबी संभाल रही थी। मोहित एक अच्छी पोजीशन पर था, अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी। साल में एक बार पति पत्नी कहीं ना कहीं छुट्टी पर ज़रूर चले जाते थे और इस बार भी गर्मियों में किसी अच्छे हिल स्टेशन जाने की प्लानिंग चल ही रही थी। फेंकी डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी कि रागिनी ट्रैवल नहीं कर सकती। अगले ही दिन मोहित ने रागिनी की माँ को याद शहर फ़ोन लगाया और कहा, मम्मी, डॉक्टर ने तो रागिनी को कहा कि वो कहीं आ जा नहीं सकती, तो हमने अपनी छुट्टी भी कैंसिल कर दी है और उसके बाद लक्ष्मी की शादी में याद शहर भी नहीं आ पाएंगे। लक्ष्मी को समझा दीजिएगा
आप ऐसा करिए, शादी के फ़ौरन बाद आप यहाँ रागनी के पास आ जाइए। हाँ, पापा से कहिएगा 2-2 पेटी लीची और आम ज़रूर पैक करवा दें। ये आयुष को खाने को नहीं मिले तो ना वो मुझे खा जाएगा। रागनी की मम्मी ने कहा, ठीक है, और वैसे भी अब तो गोद भराई भी होने वाली है। मोहित ने रागनी की मम्मी से कहा था कि वो फ्लाइट के टिकट भेज रहा था, पर आप तो जानते ही हैं कि इन सब मामलों में माँ बाप बच्चों की सुनते ही कहाँ हैं। ट्रेन आई, नानी उतरी और आयुष तो प्लेटफॉर्म पर ही चालू हो गया। हाथ फैलाकर हवाई जहाज़ बनकर गाए जा रहा था, मेरे घर का एक काका आने वाला है। रास्ते भर नानी से आने वाले बच्चे के बारे में बात करता रहा। ऐसा लग रहा था कि बच्चे की आने की खुशी माँ बाप से ज़्यादा आयुष को थी। वो तो इसके अलावा कुछ बात ही करने को तैयार नहीं था। जो उसके घर आता उससे आयुष अपना फेवरेट डिस्कशन शुरू कर देता था और मौका मिलते ही अंदर के कमरों से कागज़ों का ढेर ले आता था। मोहित अक्सर कमरे में एक कोने में बैठा चुपचाप बड़े चाव से आयुष की हरकतों को देखते रहता था और सोचता था कि काश बड़े भी दुनिया को इसी मासूमियत और सरलता से देख पाते जैसे बच्चे देखते हैं। रागनी की गोद भराई की तैयारियां शुरू हो गई थीं। उनकी तरफ गोद भराई बड़ी रस्म मानी जाती थी। मुझे लगता है कि गोद भराई की तैयारियां एक बहाना ही रहा होगा। रिश्तेदारों की उस फौज से बचने के लिए जो धीरे धीरे घर पर धावा बोलने की तैयारियां कर रही थीं। मामियाँ और भाभियाँ, चाचियाँ और फूफियाँ सब आने का मन बना रही थीं। इस बीच आयुष का बेबी पुराण भी ज़ोर शोर से चालू था। अब तो उसके फ्रेंड्स भी बच्चे के बारे में पूछने लग गए थे। घर रिश्तेदारों से भरा था। औरतें ढोलक मंजीरे पर अपनी धुन में गाने लगी थीं। उधर अपने कमरे में रागनी तैयार हो रही थी। साड़ी नहीं छांट पा रही थी, उलझ रही थी। आखिरकार तैयार होकर ड्राइंग रूम की ओर बढ़ी। मोहित को देखा। खूबसूरत लेकिन बेहद थकी हुई लग रही थी। पिछले कुछ घंटों की किचकिच में उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। बेहोश होने लगी। एक दीवार के सहारे खड़ी हो गई। फ़ौरन रागनी को अस्पताल ले जाने की ज़रूरत थी, वरना कुछ भी हो सकता था। एम्बुलेंस वाले ड्राइवर से मोहित 3 बार कह चुका था, भैया ज़रा सा तेज चलाइए। नहीं सुन रहा था। आखिरकार मोहित उस पर चिल्ला गया था। बदहवास था वो। बस आधे घंटे पहले तक सब कुछ ठीक था, जैसे ज़िंदगी का साफ सुथरा फ्रेम। लेकिन अचानक किस्मत ने उसका शीशा चटका दिया था। रागनी बेहोश थी और जवाब नहीं दे रही थी। मोहित ने रागनी की खातिर दफ्तर से छुट्टी ली। दौड़ते हुए सब काम करता रहता था दिन भर, और उधर घर पर माँ एक नन्ही सी जान आयुष का ध्यान बटा रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि उसकी बेटी ठीक हो जाए। लेकिन रागनी की हालत सुधर ही नहीं रही थी। एक दिन डॉक्टर ने कहा, सॉरी, हम डिलीवरी डेट तक वेट नहीं कर सकते हैं, हमें ऑपरेशन करके प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी होगी। 2 दिन बाद मरीजों वाली हरी ड्रेस पहनकर रागनी अपने वार्ड से निकल गई। पहियों वाले स्ट्रेचर पर सवार होकर अटेंडेंट उसे लंबे कॉरिडोर में लेकर चले
ऑपरेशन थिएटर के बाहर उससे रुकने को कहा गया। मोहित एक बेंच पर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। बहुत देर हो गई। दूसरे ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी ख़त्म भी हो गई और पेशेंट बाहर भी आ गया। मोहित बेचैन हो रहा था। अचानक डॉक्टर ऑपरेशन के बाद धुले हाथों को पोंछते हुए बाहर आया और कहा, मिस्टर मोहित। मोहित अचानक खड़ा हो गया। डॉक्टर ने कहा, आपकी वाइफ एकदम ठीक है, लेकिन आपका बच्चा स्टिल बोर्न बेजान पैदा हुआ है। मोहित और रागिनी की ज़िंदगी का खूबसूरत फ़ोटो फ्रेम ज़मीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया था। वो बच्चा जिसका उन्हें 1 साल से इंतज़ार था, वो उनकी ज़िंदगी में आने से पहले ही उन्हें अलविदा कहकर चला गया था। ये बात सिर्फ रागिनी की माँ को बताई गई। रागिनी का प्राइवेट वार्ड दिन भर दोनों औरतों की सिसकियों से भरा रहता। मोहित के अंदर भी बहुत कुछ उमड़ रहा था, जैसे किसी ने तकलीफ़ में डूबा हुआ खंजर उसके सीने में डालकर हाथ को फिरा दिया हो। वो भी ज़ोर ज़ोर से सिसक कर रोना चाहता था, लेकिन मजबूर था। ऐसे वक्त पर कमज़ोर नहीं दिख सकता था। घर पर आयुष को एक झूठ बता दिया गया था कि उसकी मम्मी को एक इन्फेक्शन हो गया था और उसे किसी से भी मिलने की मनाही थी। मोहित और रागिनी का अपना गम इतना तकलीफ़ देह नहीं था जितना उस लम्हे का डर, जब अपने घर में वापस दाखिल होने वाले थे खाली हाथ। वो दोनों घर से निकले थे तो उस नन्हे से सपने को घर लाने के लिए निकले थे, जो 1 साल से उनकी आँखों में बसा हुआ था। लेकिन आज वो सपना जल चुका था। रागिनी को अस्पताल से घर जाने की इजाज़त मिलने वाली थी, लेकिन शायद कुछ वक्त के लिए उसे किसी भी चीज़ का कोई मोह ही नहीं बचा था। वो टूट चुकी थी, दीवारों को ताकती रहती थी, अचानक रो पड़ती थी। कुछ और दिन बीत गए। आखिरकार एक दिन रागिनी को डिस्चार्ज कर दिया गया। मोहित ने अस्पताल से चलने से पहले घर फ़ोन किया। आया ने उठाया। आयुष कहाँ है? मोहित ने कहा। एरोप्लेन बना हुआ है साहब। पीछे आयुष के ज़ोर ज़ोर से गाने की आवाज़ें आ रही थी। वो हाथ हवा में फैलाकर हवाई जहाज़ बनकर सारे घर में गाता फिर रहा था। मेरे घर एक काका आने वाला है। मोहित ने बिना कुछ कहे फ़ोन रख दिया। पेपर वर्क पूरा हो गया था। वो लोग चल दिए। आधे घंटे बाद मोहित ने अपने घर पर घंटी बजाई। आया ने दरवाज़ा खोला और पलटकर चिल्लाई, आयुष देखो कौन आया है। आयुष दौड़ता हुआ आया, वही एरोप्लेन वाली मुद्रा करता हुआ बोला, कहाँ है बेबी, कहाँ है बेबी। मोहित ने पलटकर रागिनी और उसकी माँ को देखा। रागिनी बोली, लो ये है तुम्हारा बेबी। रागिनी की गोद में एक छोटा सा बच्चा था, पाँव मारता हुआ, अपनी जरा जरा सी मुट्ठियाँ भींचता हुआ, अपनी आंखें खोलकर रोशनी में मीचता हुआ। रागिनी की बेटी उसे छोड़कर चली गई थी और आयुष की खुशी की खातिर मोहित और रागिनी ने एक नन्ही सी ज़िंदगी को एक नई ज़िंदगी देने का फैसला कर लिया था, अनाथालय जाकर। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।